जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की विज्ञान का सेकंड चैप्टर सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ठीक है, तो सूक्ष्म जीव क्या है, वह क्या होते हैं? तो ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं तथा जिन्हें देखने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव। ठीक है, ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं तथा जिन्हें देखने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। मित्र एवं शत्रु। तो मित्र मतलब कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, वे क्या हमारे मित्र होते हैं। और वे शत्रु जिन्हें मतलब जो हमारे शरीर में पहुंचकर हमें हानि नुकसान पहुंचाते हैं, हम उन्हें शत्रु कहते हैं। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे एवं जंतुओं सहित क्या अनेक सजीव देखे होंगे। ठीक है, सजीव मतलब जो जीवित होते हैं। ठीक है, परंतु कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं, उन्हें क्या? सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए हम वर्षा ऋतु में नम ब्रेड स्टोरी सड़ने लगती है। ठीक है, जो ब्रेड रहती हैं वह वर्षा के दिनों में क्या मतलब आपने देखा होगा क्या सड़ने लगती है। ठीक है, तथा इनकी सतह सफ़ेद काले धब्बे से क्या ढक जाती है। ठीक है, उस पर क्या फफूंद लग जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से हम देख सकते हैं। ठीक है, जो मतलब सूक्ष्मदर्शी होता है। सूक्ष्म मतलब छोटा और दर्शी मतलब देखने वाला यंत्र, उससे हम इसे देख सकते हैं। ठीक है, मतलब हम बिना किसी यंत्र के द्वारा इन सूक्ष्म जीवों को नहीं देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव। ठीक है, हमने सूक्ष्म जीवों को गति करते हुए देखा है। ठीक है, तो मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे मतलब सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं। मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे क्या सूक्ष्म जीव होते हैं। ठीक है, उपस्थित होते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें बिना किसी यंत्र की सहायता से देख नहीं सकते हैं। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या दिखाई नहीं देते हैं। यही कारण है कि इन्हें क्या सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में बांटा गया है। यह क्या है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव हैं। ठीक है, अब हम पढ़िए किसके बारे में? विषाणु, वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। ठीक है, कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, ठीक है, जुकाम, फ्लू एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी जीवाणु वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। इन चित्रों को देखिए बच्चों, इनमें क्या कवक, ठीक है, कितने छोटे छोटे जीव होते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय
हो सकते हैं। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह एक कोश की हो सकते हैं, जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिकीय जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली, शीत से उष्ण मतलब गर्म स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जीव जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे शरीरों पर आश्रित होते हैं, दूसरे सजीवों पर क्या आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेला रह सकता है, जबकि कवक एकम जीवाणु समूह में रहते हैं। सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके हमारे शरीर में अत्यंत वो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें से कुछ हमारे शरीर के लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक भी होते हैं। ये जीवों में रोग के कारण होते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे मित्रवत सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, उनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, हम उदाहरण के लिए ले सकते हैं कार्बनिक अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष, अपघटन जीवाणुओं द्वारा इनका किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। ठीक है, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जिससे क्या नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दही एवं ब्रेड का बनना। ठीक है, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जो दही होता है उसमें अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जिन्हें लैक्टोबैसिलम नामक जीवाणु प्रमुख है। ठीक है, ये दही में पाया जाता है। जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर जैसे अचार एवं अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक हैं। जैसे रवा, सूजी, इडली एवं एक महत्वपूर्ण संगठक दही है। ठीक है, जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं। इससे इडली एवं डोसा बनता है। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड क्या उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन ये बढ़ा देते हैं। यह ब्रेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिससे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। ठीक है, बड़े स्तर पर अल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। जो बड़े मतलब अधिक पैमाने पर, अधिक स्तर पर अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग किया जाता है। जौ, गेहूँ, चावल एवं फसलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल, शराब का उत्पादन किया जाता है। यह गंधक अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया क्या किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है। देखो ये क्या लिखा है, लुई
पास्चर ने किण्वन की खोज 1857 में की। ठीक है। सूक्ष्म जीवों के औषधीय उद्योग। ठीक है। जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो क्या हम डॉक्टर को घर बुलाते हैं? पेनिसिलिन का वह इंजेक्शन हमें देता है। ठीक है। कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं। ये बीमारी पैदा करने वाले क्या सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है। जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन होता है। एट्रोमाइसिन, टेट्रामाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन समान रूप से उपयोग किए जाने वाले क्या एक प्रतिजैविक हैं, जिन्हें कवक एवं विषाणु से उत्पादन किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनुरोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एवं संवर्धन का उपयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्वीर पर हरे रंग की फफूंद के छोटे जीवाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। यह तत्व पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंदों द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं, जिनका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवियों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधे के रूप नियंत्रण के लिए भी किया जाता है। देखिए बच्चों, हमें कुछ बातों का आवश्यक रूप से ध्यान रखना होता है। ठीक है। जब हमें कभी भी सर्दी, जुखाम, बुखार होती हैं तो हमें डॉक्टर की क्या सलाह लेनी चाहिए। ठीक है। वह प्रतिजैविक क्या दवाई देते हैं। ठीक है। उस दवा का कोर्स भी हमें क्या पूरा करना चाहिए। प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब हमें उनकी आवश्यकता नहीं है, तो वह क्या हमारे शरीर पर क्या बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। प्रतिजैविक की आवश्यकता होती है उतनी ही वह प्रभावशाली नहीं होगी। जब हमें प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी तो जब हमें आवश्यकता नहीं थी, जो हमने टैबलेट अब ली थी, तो वह उस समय हमें क्या प्रभावशाली नहीं होगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणुओं को जो रहते हैं उनको क्या नष्ट कर देती हैं। सर्दी, जुखाम, फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग क्या विषाणुओं द्वारा होते हैं। वैक्सीन मतलब कि टीका। वैक्सीन मतलब टीका। जब रोगकारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर क्या प्रतिरक्षक उत्पन्न करता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वह सूक्ष्म जीव आहार हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार से लड़ा जाए। ठीक है। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराया जाए तो शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं वह उससे लड़ने में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के रोगकारक को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षक हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं तथा रोगकारक सूक्ष्म जीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा करती हैं। इस प्रकार टीका वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, क्षय तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन मतलब टीके द्वारा रोका जा सकता है। एडवर्ड जेनर ने चेचक
के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। बचपन में अनेक रोगों से हम रक्षा के लिए क्या टीके मतलब वैक्सीन लगवाई जाती हैं। जब हम छोटे रहते हैं तो हमें बहुत से टीके लगवाए जाते हैं। सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता होती है अथवा टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को जब पोलियो से बचाने के लिए हम टेलीविज़न एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन देखते हैं। पोलियो ड्रॉप्ड बच्चों को दिए जाने वाला वास्तव में एक टीका मतलब वैक्सीन होता है। चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिससे मनुष्य अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जा सकता है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि। ठीक है, अब हम मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का क्या स्थलीकरण कर सकते हैं। इस प्रकार मृदा में जो नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है, जिन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थलीकरण कहते हैं। पर्यावरण का शुद्धिकरण। ठीक है, हमने अपने विद्यालय के माली को देखते हैं या फिर आस पड़ोस में, ठीक है, दूसरे विद्यालय बगीचों में पत्तियां एवं फल सब्जियों का जो कचरा एकत्रित करके उसके निपटान के लिए बनाए गए गड्ढे में डालते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद इसका विघटन हो जाता है। खाद्य में परिवर्तन, यह किसके खाद्य के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है। गमला ए के पादप अपशिष्ट का अपघटन हो गया। ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा पादप अपशिष्ट का अपघटन कर उसे खाद्य में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोषक पौधे द्वारा पुनः उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, गमला बी के पॉलीथीन की थैली, कांच की खाली बोतलों एवं खिलौनों के टूटे हुए टुकड़ों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्म जीव उन पर क्रिया करके खाद्य में परिवर्तन नहीं कर सकते। मृत जीवों को सड़ते हुए पादप व कभी कभी सड़ते हुए जंतुओं के रूप में हम देखते हैं। कुछ समय बाद वह क्या विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधों एवं जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानिकारक एवं दुर्गंध युक्त पदार्थों का क्या निम्नीकरण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, उन सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार के हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। मनुष्यों में रोगकारक सूक्ष्म जीव। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेय जल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में क्या प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। जो सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा
कायिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, संचरणीय रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण होते हैं जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। ठीक है, जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो जो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक या वायरस मतलब विषाणु भी वायु में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में क्या प्रवेश कर जाते हैं। तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोक सकते हैं, तो हम इसे इस प्रकार रोक सकते हैं कि हम जब छींकते हैं तो हम मुंह में रुमाल या फिर कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, संक्रमण व्यक्ति से हम पर्याप्त दूरी बनाए रख सकते हैं। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाती है। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणुओं का क्या स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करता है, ठीक है, उसे क्या अनेक बीमारी पड़ने की संभावना होती है। भोजन को सदा ही ढक कर रखना चाहिए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा एनाफ्रीज मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर पैलेडियम अमोनियम डेंगू के वायरस का वाहक है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। जो सभी मच्छर होते हैं वह कहाँ, जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुकने नहीं देना चाहिए। जो कूलर, टायरों एवं फूलदाना इत्यादि में कहीं भी जल एकत्रित ना होने दें। ठीक है, कहीं भी पानी जहाँ ज़्यादातर इकट्ठा होता है वहीं अत्यधिक मच्छर उत्पन्न होते हैं। अतः हमें अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखने के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों को हमें करना चाहिए। इससे मतलब अनावश्यक रूप से मच्छर उत्पन्न ना हो और मलेरिया जैसी बीमारियों को रोका जा सके। मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, जो मनुष्यों में जो सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोग होते हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम एक सारणी बनाते हैं। एक में हम मानव रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरण का तरीका, बचाव के उपयोग। ठीक है, तो जो क्षय रोग होता है उसमें जीवाणु। ठीक है, संचरण का तरीका क्या है, वायु। खसरा वायरस वायु। चिकन पॉक्स क्या है, वायरस है, वायु सीधे संपर्क। पोलियो क्या है, एक वायरस, वायु जल। बचाव किसके उपाय क्या हैं, तो रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्ति से क्या अलग मतलब दूर रहना चाहिए। रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना चाहिए। उचित समय पर क्या टीकाकरण मतलब वैक्सीन करवाना चाहिए। अब क्या है, हैजा, टाइफाइड, जीवाणु, जल भोजन। टाइफाइड क्या है, जीवाणु जल। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना चाहिए। भली भांति पके भोजन, उपला पेयजल एवं टीकाकरण करवाना चाहिए। पैलेटाइटिस ए वायरस, यह क्या है, जल, उबले हुए पेयजल का उपयोग एवं टीकाकरण। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ मच्छर मतलब मच्छरदानियों का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का उपयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित नहीं होने देना चाहिए। मनुष्य में होने वाले सामान्य रोग, उनके फैलने के रोकने के उपाय। अब हम पढ़ेंगे जंतुओं में रोग कारक जीवाणु।
अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधे में ही रोग के कारण नहीं हैं। ठीक है, जो अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधे में ही रोग के कारण नहीं होते हैं, वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक क्या है, एक रोग है जो जीवाणुओं द्वारा होता है। गाय में खुर एवं मुंह का रोग वायरस द्वारा होता है। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेक्सिस नामक जीवाणुओं की खोज की थी। एंथ्रेक्स रोग का कारक है। अब हम पढ़ेंगे पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। तो हम एक सारणी बनाते हैं, उसमें पहले क्या लिखते हैं, पादप रूप कौन कौन से हैं, तो नींबू, कैंकर, गेहूं की रट, भिंडी की पीत। ठीक, अब जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह इसमें जीवाणु होते हैं। गेहूं की रट में कावक और एक भिंडी की पीत वायरस। संचरण का तरीका तो ये क्या है, वायु है, वायु एवं बीज एवं कीट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे खाद्य विषाक्तन। एक मित्र या फिर हम कभी एक पार्टी में आमंत्रण में जाते हैं, वहाँ हम अनेक प्रकार के व्यंजन खाते हैं। ठीक है, फिर हम उसे बामन मतलब क्या, उल्टी होने लगती है, उसे अस्पताल में ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि यह खाद्य विषाक्तन के कारण होने वाली स्थिति है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन्न होने वाले सूक्ष्म जीव कभी कभी विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं। यह भोजन को विषाक्तन बना देते हैं, जिनके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है। कभी कभी उसकी मृत्यु भी हो जाती है। हम जो सूक्ष्म जीव होते हैं, हम उनसे दूषित भोजन को हम ग्रहण करते हैं। ठीक है, उससे कभी कभी क्या विषैले पदार्थ भी उत्पन्न हो जाते हैं, सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए इसका सेवन करने से हम अनेक प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं और कभी कभी इन रोगों के द्वारा मृत्यु भी हो जाती है। इसीलिए अत्यंत आवश्यक है कि हम भोजन को प्रदूषित होने से बचाएं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षण। ठीक है, खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडार के उपयोग के विषय में हम पढ़े थे। ठीक है, हम पके हुए भोजन का घर में परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, खुले एवं नम्य स्थान पर रखी ब्रेड में कवक जो आक्रमण कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को क्या प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित भोजन से क्या दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी क्या खराब हो जाता है तथा रंग रूप में क्या परिवर्तन भी आ सकता है, परंतु कई दिनों तक हम इन्हें खा नहीं पाते। परंतु वह जानते हैं कि उसकी जो दादी ने बनाया आम का अचार काफ़ी समय तक क्या दूषित नहीं होता है, वह भ्रमित है। हम इनका समान तरीक़ों से क्या अध्ययन करते हैं, इसका उपयोग हम घर पर भी कर सकते हैं। इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाय करना चाहिए। रासायनिक उपाय अब हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है।